हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में काफ़ी शिद्दत से लगे पड़े होंगे। तो चलिए आपकी इसी तैयारी को हम और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार एमसीक्यू पार्ट 2 के थ्रू। तो इसमें से मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस पूछे थे और 10 में फोकस था ज्योग्राफी ऑफ बिहार ही, एक दो क्वेश्चंस वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। ओके, तो जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट करके ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो इससे होगा क्या कि आपको अपनी तैयारी का एक जायज़ा हो जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप लॉजिकली भी कितना आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारा मकसद आपकी तैयारी को चेक करना नहीं है। एक्चुअली हमारा मकसद है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको एक बार रिवाइज करा दें जितने भी टॉपिक्स हैं। अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे हिस्सों पे फोकस कर पा रहे हैं, ज्योग्राफी छोड़ दिया आपने, तो हमारा मकसद है कि ये 20-25 मिनट की वीडियो के थ्रू आपका रिवीजन हो जाए वो टॉपिक। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक है, तो धारवाड़ समझने के पहले आप ये समझिए कि बिहार में कौन कौन से पीरियड के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, ये हमारा जो कैमूर रोहतास वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये तो हमारा विंध्यन रेंज का ही एक्सटेंशन है, कैमूर हिल्स। तो यहाँ पे विंध्यन फॉर्मेशन वाली जो भी जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। ठीक है, विंध्यन रिलेटेड टू कैमूर रोहतास, ये आप क्लियर कर लें। देन कम्स हमारा जो ऊपरी नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, जो पश्चिम चंपारण वाला हिस्सा है, वहाँ पे हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और आपको पता है कि शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो टर्शियरी पीरियड की हैं। हिमालय का जितना भी फॉर्मेशन है, आइदर ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लेसर हिमालय जो कि शिवालिक है, वो सब टर्शियरी पीरियड का ही फॉर्मेशन है। ठीक है, हिमालय टर्शियरी पीरियड, ये कनेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, और तो इस वजह से जो हमारा ये वाला जो हमारा हिस्सा है, जो माउंटेनियस एरिया है, वो हमारा टर्शियरी पीरियड का हो गया। अब नीचे में जो हमारा साउथ बिहार, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से सटा हुआ है, यानी कि जो झारखंड से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले पठारी इलाके का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये जो है वो धारवाड़ फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये दक्षिणी बिहार का जो हिस्सा है। ओके, ये जो पठारी इलाके हैं ये धारवाड़ फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो भी धारवाड़ प्लेट्यू का ही, धारवाड़ फॉर्मेशन का ही माना जाता है। और ये भी चीज़ आप याद रखें कि जो धारवाड़ रॉक्स हैं, जो भी धारवाड़ फॉर्मेशन वाली, जो धारवाड़ पीरियड वाली जो भी रॉक्स हैं, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसलिए जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल के रिच एरिया में माना जाता है। ठीक है, तो उसे आपको याद रखना है। अब बच के हमारा जो बीच वाला हिस्सा, जो गंगा का मैदानी इलाका है, ओके, जो बिहार का प्लेन एरिया है, वो हमारा आ जाता है बहुत नवीनतम पीरियड में। ओके, क्वाटनरी पीरियड में आ जाता है। ठीक है, तो क्रम की बात करते हैं, अगर बिहार के जियोलॉजिकल क्रम की बात करेंगे पुराने से नए की तरफ में, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा धारवाड़, जो कि पुराना है। उसके बाद आ जाता है हमारा विंध्यन, फिर आ जाता है हमारा टर्शियरी, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्वाटनरी। ठीक है, तो ये क्रम अगर आपको याद है तो आप जिलों का लोकेशन, जो भी फॉर्मेशन है, वो आप इजीली लॉजिकली क्लियर कर लेंगे और करेक्ट करके आ जाएंगे। और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये जो भी पहाड़ी और पठारी जो भी सेगमेंट बनता है बिहार का, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। एक और आता है गोंडवाना पीरियड की बात जो कही जाती है, तो गोंडवाना जो है वो कोल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो जो गोंडवाना टाइम पीरियड की बात ये हुई थी कि वो कार्बोनिफेरस पीरियड से रिलेटेड है। तो उसमें जो भी जितने भी धरती के वनस्पति थे वो सब दब गए थे धरती के अंदर, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ। ओके, जो भी अर्थ मूवमेंट हुए वो धरती के अंदर दब गए, और इससे काफ़ी ज़्यादा पीट फॉर्मेशन हुआ, और जो काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद कोल के रूप में बदले। तो जो भी गोंडवाना के क्षेत्र हैं, जैसे कि दामोदर घाटी हो गई, हमारी महानदी घाटी होगी, वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो गोंडवाना रिलेटेड टू कोल फॉर्मेशन, धारवाड़ रॉक्स रिलेटेड टू आयरन ओर एंड मिनरल रिच एरिया। ओके, तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो अब बताइए कि धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, तो वो है रोहतास। रोहतास में तो विंध्यन रेंज का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, विंध्यन फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा, तो वो तो हमारे साउथ बिहार के लगे हुए हिस्से हैं, और छोटा नागपुर से, झारखंड से सटे हुए हैं, तो
वहाँ पे धारवाड़ जियोलॉजिकल वाला जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलेगा। क्लियर, इजी है समझना। अब है दूसरा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो मुंगेर में कौन सी है? भीम बांध है, वाल्मीकि आपको पता है पश्चिम चंपारण में है, राजगीर नालंदा में है, गौतम बुद्धा गया में है। तो भीम बांध ही होगा जो मुंगेर में है। अगर ये तीनों भी आपको पता होते तो आप इस ऑप्शन को लॉजिकली करेक्ट कर लिए होते। ठीक है, अब राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जू सफारी की बात होती है जो कि नालंदा में है। ओके, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल वाले पर्सपेक्टिव से, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? ओके, तो जब आपको याद होगा कि जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर दिया था चैनल पे जो अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे ईस्टर्न हिमालय की हम बात करते हैं, और ईस्टर्न हिमालय में मेघालय प्लेट्यू इज द इम्पॉर्टेंट वन। मेघालय प्लेट्यू में 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इन तीनों को तो आप रट ही लीजिए, मेघालय प्लेट्यू से ये रिलेटेड है, गारो, खासी, जयंतिया। और ये तीनों मेघालय की ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो इसमें से कौन बचा? भुवन हिल्स जो है वो होगा सही उत्तर, क्योंकि ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। भुवन हिल्स ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है, पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में ही, असम में पाया जाता है, सिलचर वाले एरिया में। ठीक है, असम में है भुवन हिल्स का लोकेशन, पर ये मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है। तो ये है एक डिफरेंस। अगर ये पूछे कि क्या ये चारों ईस्टर्न हिमालय के हिस्से हैं, तो हाँ, ये चारों ईस्टर्न हिमालय के हिस्से हैं, क्योंकि ये मिल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, पर भुवन हिल्स मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है, तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। Then comes, which soil is predominantly found in the districts of मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण ये तो हमारे नॉर्थ बिहार वाले हिस्से हैं। नॉर्थ बिहार में आपको पता है कि खादर सोइल मिलती है जो कि न्यू अलुवियम है। ओके, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, जिसको सीधे सपाट शब्दों में कहे तो। ठीक है, अब जलोढ़ जो खादर सोइल क्या है कि जो फ्लड प्लेन होता है वो फ्लड प्लेन नदियों के किनारे से सटा हुआ होता है। तो जब हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी इन फ्लड प्लेन को ढक देता है, और जो भी नया अवशेप है, जो भी सेडिमेंटेशन है, वो हर साल नया होते जाता है। तो इसलिए इसको खादर सोइल बोलते हैं। और आपको पता है कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ लाने वाली नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे खादर सोइल की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हर साल नया सेडिमेंटेशन होते रहता है नदियों के थ्रू। ओल्डर अलुवियम यानी कि भांगर सोइल जो है वो साउथ बिहार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि साउथ बिहार में बाढ़ वाली नदियाँ नहीं है, संभावना बहुत कम है, तो इसलिए भांगर सोइल वहाँ पे मिलती है। और भांगर सोइल बोले तो फ्लड प्लेन जो होता है वो नदियों के किनारे से थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो जो बाढ़ का पानी है या जो नदियों का पानी है वो फ्लड प्लेन तक नहीं पहुँच पाता है, तो जो भी सेडिमेंटेशन है वो हर साल नहीं बन पाएगा, नया नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे पुराने सेडिमेंटेशन ही होते हैं, इसलिए उसको ओल्डर अलुवियल सोइल यानी कि भांगर सोइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयर अलुवियम सोइल। ब्लैक सोइल है वो तो बिहार में है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, ब्लैक सोइल जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, दक्षिण भारत के हिस्से में मिलती है, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में है। और ये डेक्कन प्लेट्यू का जो लावा का उद्गम हुआ था उसके इरोशन से बनी है ये मिट्टी। ठीक है, ओके, उसके इरोशनल सेडिमेंटेशन से बनी है ब्लैक सोइल। बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी या ब्लैक सोइल भी बोलते हैं। और कॉटन से ये रिलेटेड है, कॉटन मीन्स ब्लैक सोइल, कॉटन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक सोइल में, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेड सोइल है, बिहार में है, पठारी इलाके वाले हिस्से में है, दक्षिण बिहार के पठारी इलाके वाले हिस्से में है। ठीक है, और इसको बलथर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, रेड येलो सोइल को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कट समझना है। देन कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड एट कुलगाड़ी। कुलगाड़ी और कालगुर्ली, ठीक है, ये 2 गोल्ड माइन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अब समझ जाइए कि कुलगाड़ी जो है गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी है सही उत्तर। देन कम्स,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? इसका उत्तर होगा पम्पास। अब ग्रासलैंड लगभग हर कॉन्टिनेंट में है और इनका अलग अलग नाम है जो आपको याद करने से ही होगा। प्रेरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है। वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है वेल्ड। स्टेपीज जो है वो हमारा एशिया में है, ठीक है, स्टेपीज जो है हमारा एशिया में है। अब इस मैप में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में हो गया आपका प्रेरी, साउथ अमेरिका में हो गया आपका पम्पास, अफ्रीका में होता है सवाना, ये भी आपको याद रखना है, सवाना, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में। वहीं साउथ अफ्रीका में क्या है? वेल्ड, जो ऑप्शन में मैंने आपको समझाया। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में जो होता है उसको हम डाउन्स बोलते हैं ग्रासलैंड को। अब ये भी समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, छोटा है, डाउन में है तो डाउन्स हो जाएगा, इससे आप लॉजिकली एक बार समझ जाइए। और एशिया में जो मिलता है वो हमारा होता है स्टेपी, ठीक है, स्टेपी जो ग्रासलैंड है, ये मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, एक पी और होगा, तो स्टेपी ग्रासलैंड है एशिया में। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, ये ग्रासलैंड रीजियन है वर्ल्ड के और उनके अलग अलग नाम है। अब साउथ अमेरिका में भी कुछ कुछ कंट्रीज के बेसिस पे भी नाम दिया गया, जैसे कि ब्राज़ील है, वहाँ पे कंपोस बोलते हैं। अर्जेंटीना वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम पम्पास बोलते हैं। वेनेजुला और जो कंबोडिया वाला हिस्सा है वहाँ पे हम इसको लिनियोस बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे विचार से कि अगर ओस अस वाला जो लास्ट में आता है ना सफिक्स, अस ओस कंपोस कंपास पम्पास, तो उसमें आप साउथ अमेरिका को कर लीजिए, इससे आपको इजी होगा समझना। तो पम्पास के बारे में पूछा था, साउथ अमेरिका में कौन सा है ग्रासलैंड, तो उसका आंसर हो जाएगा पम्पास, ठीक है। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन बिहार? बिहार में कौन सा लेक है, तो वो है अनुपम लेक, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। सांबर लेक जो है राजस्थान में है, लार्जेस्ट सलाइन लेक है इंडिया की। सुखना लेक है चंडीगढ़ में है, और कामा लेक जो है वो रशिया में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुपम लेक, ओके। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल? तो उसका उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल, ओके। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। अब चैनल जो होता है वो बहुत बड़ा वाटर मार्ग होता है जो दो लैंड मासेस को अलग करता है, ठीक है। अब 10 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 10 डिग्री वाले अक्षांश से होकर गुजरता है, इसलिए उनके नाम 10 डिग्री 9 डिग्री ऐसे रखे गए हैं। अब 10 डिग्री तो आपको पता चल गया कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप वाले हिस्से में या अरेबियन सी वाले हिस्से में मिनिकोय आइलैंड को लक्षद्वीप जो मेन आर्किपिलागो है, यानी कि जो लक्षद्वीप का जो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है उससे अलग करता है 9 डिग्री। चल अब इसमें देखिए, इस वाले मैप में अभी हो गया हमारा लक्षद्वीप वाला हिस्सा, सबसे नीचे साउथ में आ जाता है हमारा मिनिकोय आइलैंड। अब इसको अलग कौन कर रहा है? 9 डिग्री चैनल, ओके। कि मिनिकोय आइलैंड भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब मिनिकोय से नीचे आ जाता है मालदीव, ठीक है। अब उस मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मिनिकोय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, क्लियर। अब नागी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो वो है हमारा जमुई में। पिछले साल कलरव बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, ये करंट अफेयर्स का है और इसके चांसेस है 100% कि ये क्वेश्चन बने, ठीक है। तो नागी नकती बर्ड सेंचुरी जमुई में है और कलरव फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल मनाया गया था। और भी जो भी बर्ड सेंचुरी बिहार के वो भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फाउंड डोमिनेंट इन टाल सोइल रीजन ऑफ बिहार? अब टाल सोइल क्या है? तो गंगा नदी है, गंगा नदी जब बहती है तो लेवी का फॉर्मेशन करती है, मीन्स सेडिमेंटेशन का जो जमाव होता है, जब वो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूडनल हाइट हो जाती है तो उसको हम लेवी बोलते हैं। और ये जो है गंगा 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो जो बक्सर से बांका वाला जो एरिया है वहाँ पे टाल सोइल मिलती है। टाल सोइल में खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, रबी ज़्यादा उपजाई जाती है। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी जो है वही राबी का कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है, ओके। बाकी में मिक्स है, पैडी मेज वीट, इसमें राबी खरीफ भी मिक्स है। पैडी ऑयल सीड पल्सिस की खरीफ फसल की बातें कर रहा है, खरीफ और रबी का मिक्स है। देन बाजरा और ज्वार और पैडी में बाजरा ज्वार जो है वो पठारी हिस्से में उपजाई जाने वाली फसलें हैं, जिसमें काफ़ी कोर्स मिट्टी चाहिए, पथरीली मिट्टी, और ये काफ़ी कोर्स टाइप ऑफ सीरियल्स भी है, ओके, बड़े दाने वाले जो सीरियल्स है।
उनका उत्पादन होता है। तो ये तो होगा ही नहीं टाल सॉइल में, ठीक है। तो उसमें रबी की फसलें ज़्यादा होती है जो कि मानसून के बाद उगाई जाती है। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, टाल सॉइल में, ठीक है। तो अगर टाल सॉइल में कौन कौन सी फसलें हैं, किस टाइप की फसलें अगर क्लियर है तो अब इजिली पता लगा लेंगे। खरीफ नहीं होगी, खरीफ मुश्किल है उपजाना, ठीक है। रबी फसल होती है सबसे ज़्यादा। अब इससे रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए काफ़ी डिटेल में अगर आपको समझना है तो रोहित सर का वीडियो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार में, बहुत बेस्ट है, काफ़ी क्रिस्प और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हर चीज़ समझाया है। उतना ही ज़रूरत है आपको एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर जो लोग नए हैं, नहीं देखे हुए हैं वो वीडियो, चैनल पर जाइए, सर्च करिए और उसको देखिए। 30-35 मिनट का वीडियो है, आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा, पर उस 35 मिनट के वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन में जो जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो सारे जितने भी मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड, वो सब वो वीडियो देखने से आपको क्लियर कट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।